कहते हैं कि नदियां इंसानों की बनाई सरहदें नहीं जानती, वो तो बस बहती हैं पहाड़ों से मैदानों की तरफ और फिर समंदर में मिल जाती हैं। लेकिन जब इंसान नक्शे पर लकीरें खींचते हैं तो यही नदियां दोस्ती और दुश्मनी दोनों की वजह बन जाती हैं। और 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो ठीक यही हुआ, रातों रात एक नई सीमा तो खिंच गई, लेकिन सिंधु और उसकी सहायक नदियों का बहाव तो सदियों पुराना था, वो वैसा ही रहा। और बस यहीं से एक ऐसे विवाद की नींव पड़ी जो सिर्फ पानी का नहीं था, ये दो नए नए बने देशों के आप कह सकते हैं कि वजूद का सवाल बन गया था। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा विवाद तो बिल्कुल नहीं था, ये तो सीधे सीधे अस्तित्व का सवाल था, खासकर पाकिस्तान के लिए जिसकी पूरी खेती, उसका पूरा जीवन ही इसी पानी पर टिका था। तो आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरी सिंधु नदी प्रणाली है, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब जैसी नदियां हैं, हाँ, और रावी, ब्यास, सतलज भी 6 बड़ी नदियां। बिल्कुल, ये सब कैसे भारत पाकिस्तान के बीच इतने बड़े टकराव का, एक तरह से युद्ध के मुहाने का कारण बनी, और फिर कैसे दुनिया की सबसे सफल जल संधियों में से एक सिंधु जल संधि या इंडस वाटर्स ट्रीटी का जन्म हुआ। देखिए, इसकी जड़ को समझने के लिए हमें उस समय की भौगोलिक स्थिति को देखना होगा। विभाजन ने एक बहुत ही, कह सकते हैं, एक अजीब स्थिति पैदा कर दी थी। अच्छा। भारत एक अपस्ट्रीम देश बन गया, मतलब पानी के स्रोत पर, नदी के ऊपरी हिस्से पर उसका कंट्रोल था, और पाकिस्तान एक डाउनस्ट्रीम देश था, मतलब उसे उस पानी के लिए भारत पर निर्भर रहना पड़ता था जो बहकर उसकी तरफ आता था। सही पकड़ा। यूं समझिए कि पानी का जो नल था वो भारत के हाथ में आ गया था, और ये डर पाकिस्तान के लिए सिर्फ कोई काल्पनिक डर नहीं था। नहीं, ये तो उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया होगा। बिल्कुल, उनकी पूरी अर्थव्यवस्था, खासकर जो पंजाब का इलाका है जिसे पाकिस्तान का ब्रेड बास्केट कहते हैं, वो पूरी तरह इन्हीं नदियों पर निर्भर थी। उन्हें हमेशा ये डर सताता कि भारत जब चाहे इस नल को बंद कर सकता है और उनकी जमीनें बंजर हो सकती हैं। और उनका ये डर तब और बढ़ गया जब 1951 में एक घटना हुई। वो घटना जब भारत ने पानी रोक दिया था। हाँ बिल्कुल, जब भारत ने कुछ समय के लिए एक प्रमुख नहर का पानी रोक दिया जो पाकिस्तान की ओर जाता था। अब देखिए, भारत के लिए शायद एक प्रशासनिक या कोई तकनीकी फैसला रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान ने इसे सीधे सीधे एक हमला माना। उन्होंने इसे वाटर अग्रेशन या जल आक्रमण का नाम दिया। उनके लिए तो ये इस बात का सबूत हो गया कि भारत पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल, और मजे की बात यह है कि भारत का तर्क भी अपनी जगह मजबूत था। उनका कहना था कि भाई, इन नदियों का उद्गम हमारे यहाँ होता है, हमारे लाखों लोगों को भी तो पानी चाहिए। सही बात है, विकास के लिए पानी तो जरूरी है, तो इन पर हमारा भी हक है, हम अपने विकास के लिए इस पानी का इस्तेमाल क्यों ना करें। तो अब देखें, दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह से ही थे। एक तरफ अस्तित्व का सवाल था तो दूसरी तरफ विकास का अधिकार। और जब ऐसे दो मजबूत दावे टकराते हैं तो हालात विस्फोटक हो जाते हैं। बिल्कुल, माहौल इतना बिगड़ गया कि लगा अब पानी को लेकर ही जंग छिड़ जाएगी। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लगा होगा कि अगर कुछ नहीं किया गया तो ये चिंगारी बहुत बड़ी आग लगा सकती है। हाँ, और तब इस कहानी में एंट्री होती है विश्व बैंक की, यानी वर्ल्ड बैंक की। उस समय विश्व बैंक के अध्यक्ष थे यूजीन ब्लैक। उन्होंने दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल काम रहा होगा। दोनों देश एक दूसरे पर जरा भी भरोसा नहीं करते थे। बहुत मुश्किल। ये बातचीत कोई 1-2 महीने नहीं चली, पूरे 9 साल तक चली। 9 साल, ये तो आज के जमाने में सोचना भी मुश्किल है। आज जहाँ एक ट्वीट पर देशों के रिश्ते बिगड़ जाते हैं, उस जमाने में 2 दुश्मन देश 9 साल तक पानी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करते रहे। यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी बात है। उन 9 सालों में कई बार ऐसा हुआ कि लगा बस अब बातचीत टूट जाएगी। अच्छा। एक मौका तो ऐसा था जब भारतीय और पाकिस्तानी इंजीनियर पानी के आंकड़ों पर ही सहमत नहीं हो पा रहे थे। दोनों के पास अपने अपने नक्शे थे, अपने अपने आंकड़े थे। तब विश्व बैंक के एक इंजीनियर थे डेविड लिलियंथल। उन्होंने दोनों टीमों को एक कमरे में बंद कर दिया और कहा, जब तक आप लोग एक कॉमन नक्शा लेकर बाहर नहीं आते, कोई कहीं नहीं जा रहा है। अरे वाह, मतलब मामला यहाँ तक पहुँच गया था। तो ये बातचीत सिर्फ नेताओं के बीच नहीं चल रही थी। नहीं, ये 3 स्तरों पर चल रही थी। सबसे पहले तकनीकी स्तर पर, जहां इंजीनियर ये हिसाब लगा रहे थे कि पानी कितना है, कब आता है, इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे हो। दूसरा स्तर था कानूनी, जहां वकील और विशेषज्ञ इस पर बहस कर रहे होंगे कि किसका कितना हक बनता है। बिल्कुल। और सबसे मुश्किल था तीसरा स्तर, राजनीतिक, जहां नेहरू और अयूब खान जैसे नेताओं को अपने देश की जनता और राजनीतिक दबावों के बीच एक रास्ता निकालना था। तो 9 साल की इस लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार वो किस फॉर्मूले पर पहुंचे? ऐसा क्या था उस संधि में जिसने दोनों देशों को हाँ कहने पर मजबूर कर दिया?
उसका समाधान उसकी सादगी में छिपा था। बहुत सारी जटिल योजनाओं पर विचार करने के बाद उन्होंने एक बहुत ही साफ सुथरा बंटवारा करने का फैसला किया। क्या मतलब? उन्होंने नदियों को ही बांट दिया। नदियों को बांट दिया? ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने सिंधु बेसिन की 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांट दिया, पश्चिमी नदियां और पूर्वी नदियां। ओके। संधि के अनुसार 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी पर पाकिस्तान का लगभग पूरा अधिकार माना गया। भारत को इन पर कुछ सीमित अधिकार दिए गए, पर मुख्य तौर पर ये पाकिस्तान की नदियां बन गई। और बाकी 3 पूर्वी नदियां, रावी, ब्यास और सतलज, उन पर भारत को पूर्ण और आप कह सकती हैं अप्रतिबंधित अधिकार दिया गया। भारत इन नदियों के पानी का जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता था। अच्छा, तो इस बंटवारे ने दोनों देशों की सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी। पाकिस्तान को अपनी जीवन रेखा की सुरक्षा मिल गई और भारत को अपने विकास के लिए पानी का एक पक्का स्रोत मिल गया। एकदम सही। और फिर 19 सितंबर 1960 को कराची में प्रधानमंत्री नेहरू और राष्ट्रपति अयूब खान ने इस ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए। और इसका असर तो भारत में बहुत तेजी से दिखा होगा। जैसे ही ये तय हुआ कि पूर्वी नदियों का पानी अब पूरी तरह से हमारा है, भारत ने बड़ी बड़ी योजनाएं बनानी शुरू कर दी होंगी। बिल्कुल, ये भारत के कृषि और ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी मोड़ था। भाखड़ा नांगल बांध जैसी विशाल परियोजनाएं जो सतलज नदी पर बनी, वो इसी संधि की देन है। ब्यास सतलज लिंक नहर भी बनाई गई है ना? हाँ, ताकि ब्यास का अतिरिक्त पानी सतलज में लाया जा सके। और शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंदिरा गांधी नहर, जिसने राजस्थान के रेगिस्तान की तस्वीर ही बदल दी। ये नहर पूर्वी नदियों से पानी लेकर थार के मरुस्थल के एक बड़े हिस्से को हरा भरा करती है। ये सब इसी संधि की वजह से संभव हो पाया। लेकिन संधि में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी पेंच था जो पश्चिमी नदियों से जुड़ा था। संधि ने कहा कि इन नदियों पर पाकिस्तान का हक है, लेकिन भारत इन पर बिजली बना सकता है, पर एक शर्त के साथ। अच्छा, ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स वाली बात, ये थोड़ा टेक्निकल लगता है। आसान शब्दों में इसका मतलब क्या है? आसान शब्दों में इसका मतलब है कि आप बिजली बनाने के लिए नदी के बहते हुए पानी का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, मतलब टरबाइन घुमाने के लिए, लेकिन आप पानी को बड़े पैमाने पर रोक या जमा नहीं कर सकते। ओके। आपको पानी को वापस नदी में छोड़ना होगा ताकि पाकिस्तान की ओर जाने वाले बहाव में कोई कमी ना आए। तो ये एक तरह का बीच का रास्ता था। भारत को बिजली बनाने से रोका भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान की ये चिंता भी दूर कर दी कि कहीं भारत नदी पर एक बड़ा सा दरवाजा न लगा दे जिसे वो जब चाहे बंद कर सके। बिल्कुल, ये एक इंजीनियरिंग समाधान था एक राजनीतिक समस्या का। लेकिन जैसा कहते हैं ना, शैतान हमेशा डिजाइन में छिपा होता है। सुनने में ये आसान लगता है कि बस पानी को बहने दो, लेकिन असली विवाद डिजाइन में छिपा होता है। गेट का साइज कितना होगा, पानी कितनी देर तक रुकेगा, तालाब कितना बड़ा होगा, ये तकनीकी चीजें ही पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बन जाती हैं। उन्हें डर होता है कि भारत डिजाइन की आड़ में पानी रोकने की क्षमता बना रहा है। एग्जैक्टली। तो इस संधि की विरासत क्या रही? सबसे हैरान करने वाली बात तो यही है कि पिछले 60-65 सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच 1965, 1971 और 1999 में बड़े युद्ध हुए और अनगिनत बार सीमा पर तनाव रहा। लेकिन ये संधि आज तक कायम है। ये कैसे मुमकिन हुआ? और यही इस संधि की सबसे बड़ी सफलता है। इसकी असली ताकत सिर्फ उस 1960 के कागज में नहीं, बल्कि उस सिस्टम में है जो इसने बनाया। संधि के तहत एक स्थायी सिंधु आयोग या परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया। अच्छा, एक कमीशन? हाँ, जिसमें दोनों देशों की कमिश्नर और उनके तकनीकी सलाहकार होते हैं। तो क्या इस संधि का असली जादू उस एक समझौते में नहीं, बल्कि लगातार चलने वाली इस बातचीत में छिपा है? मतलब ये सिर्फ एक बार का सौदा नहीं था, बल्कि एक रिश्ता बनाने की कोशिश थी। बिल्कुल, और यही वो बात है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। असली सफलता 1960 में दस्तखत करना नहीं था। असली सफलता थी 1961, 62, 63 और उसके बाद हर साल बिना नागा बैठकें करते रहना। तब भी जब सीमा पर गोलियां चल रही हों। हाँ, तब भी। ये दिखाता है कि ब्यूरोक्रेटिक और तकनीकी स्तर पर सहयोग राजनीतिक दुश्मनी से भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। ये कमिश्नर मिलते हैं, नदियों का डेटा साझा करते हैं, साइट्स का निरीक्षण करते हैं और विवादों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इसे दुनिया की सबसे सफल जल संधियों में से एक कहा जाता है। लेकिन क्या आज भी ये उतनी ही मजबूत है या समय के साथ इसमें दरारें आने लगी हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। आज इस संधि के सामने कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनके बारे में 1960 में किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे कि सबसे बड़ी चुनौती है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। मतलब ग्लेशियरों का पिघलना। हाँ, हिमालय की ग्लेशियर जो इन नदियों का मुख्य स्रोत हैं, वो तेजी से पिघल रहे हैं।
कुछ समय के लिए तो इससे नदियों में पानी का भाव शायद बढ़ेगा, जिससे बाढ़ का खतरा होगा, लेकिन लंबे समय में जब ये ग्लेशियर बहुत छोटे हो जाएंगे तो इन नदियों में पानी की भारी कमी हो जाएगी। और ये एक बहुत बड़ा खतरा है। मतलब पूरी संधि इस बात पर बनी है कि पानी कितना है और उसे कैसे बांटना है। अगर पानी का स्रोत ही सूखने लगे तो पूरी संधि ही बेमानी हो जाएगी, है ना? सही बात है। 1960 में किसी ने ग्लेशियरों के पिघलने के बारे में तो सोचा ही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। ये संधि पानी के बंटवारे के लिए बनी है, पानी की कमी से निपटने के लिए नहीं। अगर भविष्य में पानी इतना कम हो जाता है कि दोनों देशों की जरूरतें ही पूरी न हो, तो संधि का तंत्र शायद टूट जाएगा। और नई परियोजनाओं को लेकर भी तो विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत जब भी पश्चिमी नदियों पर कोई रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाने की बात करता है, जैसे कश्मीर में किशनगंगा या रातले प्रोजेक्ट, तो पाकिस्तान तुरंत आपत्ति जताता है। हाँ, क्योंकि जैसा हमने पहले बात की, पाकिस्तान को हमेशा ये डर रहता है कि इन परियोजनाओं का डिजाइन संधि की शर्तों का उल्लंघन कर सकता है। ये विवाद कई बार अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता तक भी पहुंच चुके हैं, जो दिखाता है कि 60 साल बाद भी आपसी विश्वास की कितनी कमी है। और इन सब के ऊपर कश्मीर मुद्दे का राजनीतिक साया तो हमेशा ही रहता है। भारत में अक्सर, खासकर किसी आतंकी हमले के बाद, ये मांग उठने लगती है कि पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए हमें सिंधु जल संधि को रद्द कर देना चाहिए। यह एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल मुद्दा है। हालांकि तकनीकी और कानूनी तौर पर संधि को एक तरफा रद्द करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी से माहौल खराब होता है और संधि की भावना को ठेस पहुंचती है। तो ये सभी कारक मिलकर जलवायु परिवर्तन, नई परियोजनाओं का विवाद और कश्मीर का राजनीतिक तनाव इस ऐतिहासिक संधि पर लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं। तो जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं तो ये हमें याद दिलाती है कि पानी सिर्फ H2O नहीं है, ये भू राजनीति है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। ये किसी देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा का आधार है। और ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी अगर सही नियत और कूटनीति हो तो समाधान निकाला जा सकता है। 1960 में जो हुआ वो एक चमत्कार से कम नहीं था। बिल्कुल, जहाँ एक बड़े संकट को एक स्थायी अवसर में बदल दिया गया। ये कहानी पानी, शक्ति और शांति की एक असाधारण कहानी है। इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में आता है जिसे श्रोताओं के लिए छोड़ना दिलचस्प होगा। बताइए। जिस तरह 1960 के दशक में बातचीत और तकनीकी समझ से एक ऐसा समाधान निकला जिसने दशकों तक शांति बनाए रखी, क्या वही भावना आज की चुनौतियों का सामना करने में हमारी मदद कर सकती है? आप बात कर रही हैं जलवायु परिवर्तन से, पिघलते ग्लेशियरों की और दोनों देशों में पानी की बढ़ती मांग के। हाँ। क्या 1960 की संधि का ढांचा, जो पानी के बंटवारे पर आधारित था, इन नई 21वीं सदी की समस्याओं से निपटने के लिए काफी है, जहां मुद्दा बंटवारे का नहीं बल्कि बढ़ती हुई कमी का है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। या क्या दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां पुरानी संधियां भविष्य के जल संकटों को हल करने में नाकाफी साबित होंगी और हमें सहयोग के नए और भी ज्यादा गहरे तरीकों के बारे में सोचना होगा? जैसे कि एक साझा बेसिन प्रबंधन, जहां दुश्मन देश मिलकर एक घटते हुए संसाधन को बचाने की कोशिश करें। शायद ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा।